दोस्तों एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आया है जो कंपनी भारत की नहीं है पर पिछले 25 साल से हाईली पेनिट्रेटेड है भारतीय बाजारों में। और अगर आप अपने घर में अभी चेक करो तो हो सकता है एक आध प्रोडक्ट इस कंपनी की हो। देखो, फ्रीज, वॉशिंग मशीन किस कंपनी का है? हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी एक आधी प्रोडक्ट एलजी की होगी क्योंकि ये अलग अलग सेगमेंट में दोस्तों इनका मार्केट शेयर तगड़ा है भारत में। तो आइए दोस्तों, ये जो एलजी कंपनी का आईपीओ आया है इसकी डिटेल में जानकारी ले। हम ये जानने का प्रयास करें कि आईएलजी का आईपीओ सिर्फ भरने के लिए नहीं, पर क्या लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं भरूं तो यहां से 10-12 गुना 10-15 गुना पैसा कमा सकता हूं कि नहीं? क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकता है जैसे कई मल्टीनेशनल जैसे हिंदुस्तान लीवर हो या मारुति ने ऑलरेडी की है? तो ये जानकारी लेने के लिए आज हम फुल डिटेल में दोस्तों एलजी का डेटा एनालिसिस करेंगे। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए हम क्या क्या चीज देखेंगे दोस्तों एनालिसिस के लिए। मैं कहां पे जाऊं? दोस्तों एक मैंने टैब ओपन किया हुआ है चार्ट का, ताकि हम अगर कोई कंपनी जिसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना है वो भी चार्ट में हम एनालिसिस कर सके। उसके साथ दोस्तों मैंने आरएचपी डाउनलोड किया हुआ है, अभी बताने की जरूरत नहीं है किधर से। सेबी बीएससी दोनों जगह पे अवेलेबल है। तीसरा दोस्तों बीएससी इंडिया की वेबसाइट मेरे सामने है। साथ में मैंने फेयर वैल्यूएशन भी एलजी की बना के रखी है। राइट, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे आज जिससे हाई क्लैरिटी हो। दोस्तों मैं आया बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे और मैं जाके देखा तो कई आईपीओ ऑलरेडी आए हुए हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ है ये 1140 रुपए पे हमारे को ऑफर है। तारीख 7 से 9 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको और डिटेल में देखना चाहूंगा। पोस्ट आईपीओ दोस्तों ये कंपनी का कोड रहेगा एलजीई इंडिया। इशू साइज दोस्तों 7 करोड़ 13 लाख शेयर की है, यानी ये आईपीओ करीबन हम कह सकते हैं दोस्तों 11,000 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 की, लॉट 13 का। अब दोस्तों डिटेल एनालिसिस के लिए मैं प्रोस्पेक्टस को क्लिक करके डाउनलोड करता हूं प्रोस्पेक्टस, और ये प्रोस्पेक्टस मेरे सामने दोस्तों आ गए। जैसे ही हम लोग आरएचपी को देखेंगे, अब ये 500 पेज का आरएचपी है, ये सब खाम का नहीं है। हम इसमें जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं वो चीज को देखेंगे। तो मैं सबसे पहले डाउन स्क्रॉल करके दोस्तों जाना पसंद करूंगा समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट में, जिससे मुझे पूरे ऑफर की एक समरी मिल जाए। सो यहां पे दोस्तों समरी ऑफ प्राइमरी बिजनेस जैसा इन्होंने लिखा हुआ है, वी मैन्युफैक्चर एंड सेल मेजर होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मेजरली दोस्तों तो डिवीजन है इनके होम अप्लायंसेस एंड एयर सॉल्यूशन से इनको 78% रेवेन्यू आता है, यानी ये इनके लिए बड़ा सेगमेंट है। 22% रेवेन्यू इनको होम एंटरटेनमेंट डिवीजन से आता है। तो ये दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे आगे। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो जैसे यहां पे तो मैं देख पा रहा हूं कि कंपनी करीबन 24-25 हजार करोड़ का टर्नओवर दोनों मिला के कर पा रही है। ये इंडस्ट्री कौन सी है दोस्तों? ये इंडस्ट्री हुई इंडिया अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो पिछले 5 सालों में 7% ग्रोथ से बढ़ा है। ये उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में पास्ट से ज्यादा ग्रोथ यानी 11% ग्रोथ से ये आगे बढ़ेगा। तो आपके पास अगर इस सेगमेंट की कोई भी कंपनियां ली हुई है, ये मान सकते हैं कि पास्ट में जो कमाई करके दी है उससे और ज्यादा अच्छी कमाई आने वाले सालों में हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ डबल डिजिट में उम्मीद है। तो सीधा स्टेप आपका इधर ही लग जाना चाहिए कि भी ये इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जीडीपी से दोस्तों फास्ट बढ़ने वाली इंडस्ट्री हुई, ड्राइवन बाय राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ एप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट। अब भारत में ये जो पूरा एप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, इसकी कंपटीशन 3 प्रकार से देखी जाती है। एक है दोस्तों डोमेस्टिक प्लेयर, भारतीय कंपनी जो ये प्रोडक्ट को बनाती है। दूसरी टक्कर है दोस्तों चाइनीज प्लेयर्स की, और डिकेड पहले अगर हम देखें तो चाइनीज प्लेयर का जबरदस्त पेनिट्रेशन था यहाँ पे। हालांकि अभी ये कम हो चुका है, पर फिर भी कांटे की टक्कर है चाइनीज प्लेयर्स से। और तीसरा दोस्तों ग्लोबल ब्रांड जैसे कोरियन प्लेयर। तो एक डोमेस्टिक हुए, एक चाइनीज गिन रहे, और दूसरे ग्लोबल जिसमें यूएस की भी कंपनी आ सकती है, जापानीज, कोरियन सब आ गए। तो ये 3 अलग अलग जगह से दोस्तों कंपटीशन तगड़ी रहती है। दोस्तों इनके प्रमोटर कौन है? तो ये किसकी कंपनी हुई? इनके प्रमोटर है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक, जो कि कोरिया की कंपनी है। दोस्तों ऑफर साइज जो मैंने आपको बताया, ये पूरी ऑफर फॉर सेल है, यानी जो 11,000 करोड़ रुपया रेज होगा, पूरे के पूरा रुपया जो उनके प्रमोटर कंपनी है उसके पास जाएगा, वो शेयर देने वाले हैं। तो इस आईपीओ के जरिए ये ध्यान रखें कि कोई फंड कंपनी के पास दोस्तों नहीं आने वाला है। इस आईपीओ के जरिए जो प्रमोटर है वो 14-15% जितना अपना स्टेक डाइल्यूट करने वाले हैं। दोस्तों तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हुआ कि भाई फंड रेज नहीं होगा, प्रमोटर के पास इसका पैसा जाएगा। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, जो बहुत जरूरी होते हैं जब भी कोई कंपनी का रिसर्च करे। सबसे पहले दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल देख लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल दोस्तों ट्रेंड में नहीं देखना चाहिए, लेटेस्ट अभी जैसे ये क्वार्टरली दिया हुआ है तो ये देखना चाहिए लेटेस्ट क्वार्टर का। यहाँ पे Q1 का इक्विटी दिया हुआ है 679 करोड़ का, एक बहुत बड़ा इक्विटी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि करीबन 700 करोड़ रुपया तो यहाँ पे खुद प्रमोटर का लगा हुआ है। दोस्तों 700 करोड़ की इक्विटी के ऊपर
आज ये लोग 24,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, साल का 2,000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। तो दिस इज अमेजिंग। फंड जो एलजी ने बरसों पहले भारत में अगर लगाया, तो 700 करोड़ के फंडिंग पे वो साल का 2200 करोड़ कमा रहे हैं। तो ह्यूज वेल्थ दोस्तों खुद स्टेक होल्डर्स ने की हुई है, और यही अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में इन्वेस्टर को भी है। हम ट्रेंड से सीधा देख सकते हैं कि धंधा कंटिन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। 19-20 हजार करोड़ का टर्नओवर ईयर ऑन ईयर बढ़ते बढ़ते 24,000 करोड़ पहुंचा है। तो मैंने फेयर वैल्यूएशन में दोस्तों यही डेटा दिए हैं। पिछले 3 साल का ग्रोथ मेरे सामने है दोस्तों। 11% कगार से एलजी का टर्नओवर बढ़ा है ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो दोस्तों कंसिस्टेंट है, बिल्कुल मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कंपनी लॉसेस करती है। दोस्तों कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, करीबन 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। यहां पे भी अगर मैं इनकी हिस्ट्री देखूं दोस्तों, ये लोग 7 से 9% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों 32 रुपए का है। एक चीज ध्यान में रखे दोस्तों, कि अगर आप इस साल का क्वार्टर देखो तो दोस्तों यहां पे मुझे डी ग्रोथ दिख रहा है। तो क्वार्टर वन में हेवल्स का भी धंधा कम होके आया था, क्वार्टर वन में वोल्टास का भी धंधा कम हुआ है, तो जो एलजी है इनका भी धंधा कम हुआ है, राइट। तो सेल्स में डिक्लाइन है, प्रॉफिट भी करीबन दोस्तों जैसा मैंने यहां फेयर वैल्यू में बताया है, करीबन 25% से प्रॉफिट टूटे हैं। तो ये तो दोस्तों हर जगह था, जैसे यहां मेरे सामने हेवल्स है, हेवल्स में भी ये साल 6% से धंधे डाउन है, 15% से प्रॉफिट टूटे हैं, राइट। तो सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे एलजी में भी नजर आ रहा है। तो अब मैं 32 रुपए का अगर पिछले साल का ईपीएस लेके चलूं पी गिनने के लिए, तो मुझे 32 का ईपीएस नहीं गिनना चाहिए दोस्तों। अब मैं ईपीएस गिनूंगा 30 रुपए के ट्रेल ईपीएस के हिसाब से, राइट, कंसिडरिंग फॉल इन द प्रॉफिट। एनएवी दोस्तों 95 रुपीज की इनकी हो रही है। तो इससे मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर मैं 1100 रुपए पे कर रहा हूं, तो ये 1100 में मुझे एक एश्योरिटी है, 30 रुपीज की मेरी अर्निंग फिक्स है, जो हो सकता है आने वाले समय में 12-15% से बढ़ती जाए। तो 1,000 रुपए में मुझे 30 रुपया मिल रहा है साल का। साथ में 95 रुपीज की बुक वैल्यू है मेरी। आज मैं 1,000 रुपया अगर पे कर रहा हूं तो करीबन 10-11 का मेरा प्राइस टू बुक वैल्यू भी हुआ। दोस्तों हमने शुरुआत में देखा कि 679 करोड़ की इक्विटी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुए हैं। तो आप देख सकते हो आज इनकी नेटवर्थ भी करीबन 6,500 करोड़ की हो चुकी है। तो 10 गुना नेटवर्थ भी है। क्यों? बिकॉज कंपनी इज मेकिंग रेगुलरली एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। इसे एक और चीज समझ में आ सकती है दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दोस्तों हाई होगा, क्योंकि हर साल अगर ये 2-1 हजार करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, अगर ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तभी नेटवर्थ अभी खाली 6,500 करोड़ है, नहीं तो ये नेटवर्थ बहुत बड़ी होगी। तो इन्वेस्टर ये समझ सकते हैं कि मैं निवेश करूंगा, मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेंगे, और डिविडेंड वाले निवेशकों को अभी से डिविडेंड मिलने भी लगेगा। अच्छा, सो फर्स्ट रिस्क नहीं है, ग्रोथ मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है। ये भी ध्यान रखो कि वैल्यूएशन एकदम सस्ते भी नहीं है। तो गिरावट जब अगले साल आती है तो हम गिरावट में इसको और ऐड कर सकते। तो प्रश्न आता है कि मैं कितने ग्रोथ की उम्मीद रखूं। तो कितने ग्रोथ की उम्मीद रखूं, ये जानने के लिए इंडस्ट्री एनालिसिस जरूरी है, और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि सबसे अच्छी उनमें से कंपनी कौन सी है। क्या ये जो कंपनी मैं देख रहा हूं वही अच्छी है एलजी की, और कोई अच्छी है? जैसे हम लोग खुद हेवल्स में निवेश कर रहे हैं बरसों से, वोल्टास में निवेश कर रहे हैं, डिक्सन में कुछ समय से निवेश कर रहे हैं, तो क्या ये उन सबसे अच्छी है कि नहीं? इन चीजों की दोस्तों अभी हम लोग जानकारी लेंगे। तो मैं वापस से होम पेज पे आ गया, और अब दोस्तों मैं जा रहा हूं यहाँ पे बेसिस ऑफ द ऑफर में, कि किस बेस पे मैं 1,000 रुपए का दाम दूं। दोस्तों सबसे पहले है क्वालिटेटिव फैक्टर, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि भाई ये वो कंपनी है जो कई अलग अलग होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे है, यानी इनका सबसे बढ़िया मार्केट शेयर है। तो अगर बढ़िया मार्केट शेयर है तो हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी इंक्लूडिंग वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पैनल, टेलीविजन, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव वगैरह वगैरह। दूसरा दोस्तों, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूं कि दे वर द फर्स्ट लीडिंग होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर टू इंट्रोड्यूस ओएलईडी टेलीविजन इन इंडिया इन 2015। साथ में दे वर अमंग द फर्स्ट प्लेयर टू लॉन्च 4K टेलीविजन एंड स्मार्ट टेलीविजन इन 2011। तो इन सब चीजों से दोस्तों होता क्या है, प्रीमियम मिलता है आपकी कंपनी को। अब दोस्तों मैं क्वांटिटेटिव फैक्टर पे आ जाऊंगा, जिसमें ईपीएस पे बात हो गई, तो अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। हमने पी भी देख लिया दोस्तों, करीबन 30 का पी यहाँ पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों बढ़िया है, एकदम अट्रैक्टिव, 37% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जितनी भी दूसरी लिस्टेड है उसमें कई कंपनियों का नहीं है। तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ हुआ इनका। एनएवी की बात हमने कर लिया। मैं पीयर्स ग्रुप पे आता हूं कि भी जितनी भी कंपनीज इस सेगमेंट में है, राइट, यहाँ पे लिस्टेड की बात हो रही है, अनलिस्टेड नहीं चित्र दिया हुआ है। तो लिस्टेड प्लेयर में जैसे हेवल, वोल्टास, वलपुर, ब्लू स्टार, ये सब इन्हीं सेगमेंट की हुई। जहां पे सबसे ज्यादा टर्नओवर करती है दोस्तों एलजी, 24,000 करोड़ का। फिर आती है हेवल्स, 22,000 करोड़। अब हेवल्स जो है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक की भी कंपनी हुई, एसी में भी है, लाइटिंग में भी है, तो डाइवर्सिफाइड इनके दोस्तों सेगमेंट है, और ये सब मिला के बढ़िया टर्नओवर करती है। 22,000 करोड़ मतलब एलजी के करीब अगर कोई है इस धंधे में तो वो हेवल्स है,
राइट। बाकी जो सब कंपनीज है, वोल्टास 15,000 करोड़, क्योंकि वोल्टास का सबसे बिकने वाली प्रोडक्ट तो एसी है, बाकी प्रोडक्ट्स में इतना बढ़िया काम नहीं है उनका। वर्लपूल 8,000 करोड़, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ब्लू स्टार 12,000 करोड़। तो टर्नओवर वाइज अगर मैं देखूं तो नंबर 1 पे हुई दोस्तों एलजी। उसके अलावा अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखूं तो आप देख सकते हो 37 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मतलब कोई भी कंपनी पूरे पीयर ग्रुप में इनके करीब भी नहीं है। बाकी का भी सबका अच्छा ही है, हेवल्स का बढ़िया है, वोल्टास का बढ़िया है, ब्लू स्टार का अच्छा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, पर एलजी का सबसे डबल है। राइट फ्रेंड्स, तो इन डेटा के हिसाब से एलजी पे ध्यान तो रखना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, और वो है इंडस्ट्री ओवरव्यू, क्योंकि यही वो चीज है जिससे हाई क्लैरिटी होती है। पहली आपको क्लैरिटी चाहिए कि कितना मेरा पैसा बढ़ेगा। आपका पैसा उतना बढ़ेगा जितना धंधा बढ़ेगा। तो मुझे जानने की जरूरत है कि सेल्स कितनी मैं उम्मीद करूं। सेकंड, जो बढ़िया कंपनी है वो मैं रखूं, ना ही सब कंपनी के पीछे पड़ूं। तो कौन बढ़िया कंपनी है, इसका जवाब हमें इंडस्ट्री ओवरव्यू से मिलेगा। तो लेट मी गो टू इंडस्ट्री ओवरव्यू। तो एज आई कैन सी इन द फर्स्ट चार्ट दोस्तों, मेजर इकोनॉमी में कोई कंट्री इंडिया से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है। कोविड के बाद दोस्तों भारत का समय आ चुका है, एंड इंडिया इज ग्रोइंग टॉप इन कंपैरिजन ऑफ एनी ऑफ दी अदर मेजर इकोनॉमीज। अब ग्रोथ जीडीपी में है, तो आप कहोगे भी जीडीपी पर कैपिटा कैसा है, उसमें तो हम गरीब है। जीडीपी पर कैपिटा पिछले 5 सालों में 6% से बढ़ा है। आने वाले 5 सालों में दोस्तों 9% से बढ़ने की उम्मीद है। और ये ध्यान रखें कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज का जीडीपी पर कैपिटा 1, 2 या 3% से बढ़ने वाला है। तो जीडीपी पर कैपिटा में भी भारत के करीब और कोई नहीं। अब मैं दोस्तों आ जाता हूं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन डेटा के ऊपर। दोस्तों ये जो जीडीपी हमने टोटल देखा, उसमें 61% जीडीपी हमें पीएफसीई यानी कंजप्शन से आता है। तो यहां पे भी हम अगर दूसरी मेजर इकोनॉमीज देखें तो हम बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। अब इनकम और तेजी से बढ़ेगी कि नहीं, वो देखने के लिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन सेगमेंटेशन। इससे ये क्लैरिटी होती है कि भाई आपकी कितनी पॉपुलेशन कौन से एज की है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे नीचे की जो फिगर है वो 60 एंड अबाउ है। तो साउथ कोरिया, जापान, इनकी 30% से ज्यादा पॉपुलेशन दोस्तों 60% प्लस की हुई। तो वो पॉपुलेशन एजेड होती जा रही है, तो वहां पे तो ग्रोथ बिल्कुल धीमा होता जा रहा है। यूएस भी 24%, यानी अब उनकी भी पॉपुलेशन काफी एजेड होती जा रही है। चाइना में भी 21%। जबकि अब भारत में देखो तो भारत में खाली 11% लोग हैं जो 60 की एज के प्लस है। दोस्तों प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हम देखें तो 15 टू 60, तो 15 टू 60 में सबसे ज्यादा आप देख सकते हो भारत कंट्रीब्यूट दोस्तों कर रहा है, जिसके कारण भारत की प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई है। अब गिन सकते हो 26 प्लस 23 प्लस 16, करीबन 60% पॉपुलेशन दोस्तों भारत की प्रोडक्टिव है, डिपेंडेंट नहीं है। राइट। तो अब इन 150 करोड़ की जो भारत की पॉपुलेशन है, इसे मैं हाउस होल्ड में डिवाइड करूं दोस्तों, तो 2019 में जो टोटल 31 करोड़ की हाउस होल्ड थी, वो आज बढ़ के 34 करोड़ हो चुकी है। 34 करोड़ परिवार भारत में रहते हैं। उनमें से 2019 में 45%, यानी ऑलमोस्ट आधा भारत, 14 करोड़ परिवार की इनकम 3 लाख से भी कम थी। दोस्तों 3 लाख से कम की अगर इनकम आधे से करीब भारत की है, तो ये कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो कि अब जो लो इनकम की पॉपुलेशन के जो परिवार है वो घटते जा रहे हैं। मैं 2024 में आया तो मैंने सबसे जो गरीब परिवार थे, 3 लाख से कम इनकम वाले ऐसे परिवार की संख्या घट गई है। तो बड़ी कौन सी हुई है, आप देख सकते हो बड़ी कौन सी, तो 8% से वो परिवार बढ़े जिनकी सालाना इनकम 11 लाख से ज्यादा है। 7% से वो परिवार बढ़े जिनकी सालाना इनकम 8 से 11 लाख के बीच में है। अब ये जो फैमिलीज है दोस्तों, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो भारत में कंज्यूम करेंगे। इवन आने वाले 5 सालों में भी दोस्तों यही उम्मीद है कि लो इनकम परिवार की संख्या घटेगी और लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे हाई इनकम में। 2019 में जहां पे 8 लाख से ज्यादा कमाने वालों की संख्या सिर्फ 25% थी भारत में, 2029 में दोस्तों इंडिया में 40% परिवार होंगे जिनकी इनकम 8 लाख प्लस होगी। दोस्तों ये वो परिवार होंगे जो कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये इनकम देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत का चलो पॉपुलेशन हम मानते हैं 150 करोड़, पर जो लोग कमाएंगे वो कंज्यूम कर पाएंगे। तो कमाने वालों की संख्या से डिपेंड करता है। जैसे यूएस की पॉपुलेशन हमारी जितनी नहीं है, पर वो हमसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम हमारे से बहुत ज्यादा है। जैसे ये डेटा क्या बता रहा है आपको, टोटल रिटेल स्पेंडिंग, जैसे अमेरिका, जैसे एवरेज अमेरिकन रिटेल में स्पेंड साल का $12,000 कर देते हैं। अब इंडियन की तो इनकम ही $2,500 है, तो किधर से $12,000 कर पाएंगे। आप देख सकते हो इंडियन $700 साल का स्पेंड करता है। तो हमसे हमसे 20 गुना ज्यादा अमेरिकन स्पेंड करता है। तो इसके कारण ओवरऑल अमेरिका की जो रिटेल इकोनॉमी है वो 4235 यूएस डॉलर बिलियन की हुई, जबकि भारत की $1,000 बिलियन की दोस्तों रिटेल स्पेंडिंग की इकोनॉमी हुई 969, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों भारत में करीबन 80 लाख करोड़ का स्पेंडिंग होता है। पर आप चाइना से कंपेयर करो तो चाइना में हमसे
5 गुना ज्यादा मार्केट है, क्योंकि उनकी इनकम भी हमसे ज्यादा है, स्पेंडिंग ज्यादा है, और यूएस की तो ह्यूज है, राइट? इसीलिए पर हेड इनकम भी देखना बड़ा जरूरी है। अब जैसे 2029 में दोस्तों इनकम बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट बढ़ेगा, राइट? फ्रेंड्स, जैसा इस चार्ट में बताया है दोस्तों, ओवरऑल रिटेल मार्केट भारत का जो आज 969 यूएसडी बिलियन का है, 6% से बढ़ा है। आने वाले 5 सालों में ये 8 से 10% से बढ़ के दोस्तों 1500 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हो जाएगा। यानी करीबन 150 लाख करोड़ का कुछ ना कुछ भारत में साल में बिकेगा। अब वो कौन सी कंपनियां अपने पास ले जाएगी, वो कंपनियां आपको अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। अब ये पूरे जो हम 150 लाख करोड़ का मार्केट कह रहे हैं, उसमें 67% अनऑर्गेनाइज्ड है, जो 85% एक टाइम पे था। पर भारत में अब ऑर्गेनाइज प्लेयर अपना मार्केट लेते जा रहे हैं। 15% का ऑर्गेनाइज मार्केट 33% हो जाएगा। तो ये 150 लाख करोड़ में से बहुत बड़ा पाई आपकी ऑर्गेनाइज कंपनियां लेगी। इनका ग्रोथ 20 से 21% से होगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखे। आप रिटेल की कोई भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, रिटेल का बाजार 8-10% से बढ़ेगा, पर आपकी जो कंपनी है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर होगी, तो ऑर्गेनाइज प्लेयर 20-21% से ग्रो करेंगे। तो अब मेरे को बताओ, रिटेल का पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, जीडीपी से दोस्तों 3 गुना ग्रोथ करके देंगे ये, राइट? अब मैं जरा ग्लोबल एप्लायंसेस के बिजनेस पे आ जाता हूं दोस्तों। ये है पूरी दुनिया की साइज। पूरे दुनिया में 1.5 ट्रिलियन एप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट की साइज है। तो 1.5 ट्रिलियन में सबसे ज्यादा किधर जा रहा है? यू कैन सी यूएस का 21% का शेयर है, यूरोप का 15% का शेयर है, जिसमें भारत का खाली 6% भी स्पेंडिंग में शेयर है। जैसे इनकम बढ़ेगी दोस्तों, ये शेयर जबरदस्त बढ़ेगा। आप देख सकते हो चाइना का 23% हो चुका है। ग्रोथ कितना ग्लोबल बिजनेसेस करेंगे दोस्तों? ग्लोबली ग्रोथ खाली 2.5% की उम्मीद है। तो इसीलिए दुनिया भर की कंपनीज भारत पे फोकस कर रही है, क्योंकि दुनिया का ग्रोथ 2.5% से होना है एप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, पर भारत का ग्रोथ 10% से होना है। तो क्यों ना भारत में बिजनेस करे जहां 5% गुना ज्यादा ग्रोथ है। इसीलिए आप देख रहे हो सैमसंग, एप्पल, सबका ध्यान दोस्तों अभी भारत पे है, क्योंकि उनको भारत में वो ग्रोथ मिलने वाला है जो कहीं नहीं मिलेगा, राइट? लेट अस सी अबाउट इंडिया। जैसे ये है इंडिया का एप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट। अब देख सकते हो दोस्तों, भारत का मार्केट 2019 में जो था उससे 7% का हमने 2024 तक ग्रोथ देखा है। दोस्तों आने वाले दशक में हम 11% का ग्रोथ देखने वाले हैं। सो देयर इज ह्यूज स्पेस फॉर इंडियन मार्केट। जो ग्लोबली अभी हमने 2.5% का ग्रोथ देखा, वो इधर तो दोस्तों सीधा 11% से ग्रो होने वाला है। सो डेफिनेटली कंपनीज वुड बी फोकसिंग हियर। दिस इज द वेरी गुड चार्ट। ये इंडिया का अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट का पूरा डेटा है। जैसे 2024 में अगर मैं देखूं, जैसे 2019 हो और 24 हो, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 7% का ग्रोथ देखा टोटल मार्केट में। यानी इंडिया का मार्केट 4.5 लाख करोड़ का था, जो ये साल करीबन 7 लाख करोड़ का हो चुका है। ये 7 लाख करोड़ का मार्केट 11% से बढ़ के 11 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं मोबाइल फोन को एक्सक्लूड करूं, जैसे यही मार्केट में देखो सबसे बड़ा पार्ट मोबाइल का है, क्योंकि साढ़े ये 7 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ का तो खाली मोबाइल फोन बिकते हैं। तो अब एक्सक्लूडिंग मोबाइल 3.5 लाख करोड़ की इंडियन एप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बिकती है। तो एक तरफ मोबाइल फोन की बिक्री, दूसरी तरफ एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब प्रोडक्ट आई। तो इससे हमारे दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि जो मोबाइल फोन की कंपनीज है उनके टर्नओवर बढ़िया एकदम जबरदस्त होंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सबसे बड़ा पाई आ रहा है 3.5 लाख करोड़ का। पर अगर मैं मोबाइल को हटा देता हूं तो इनफैक्ट मुझे ग्रोथ ज्यादा मिलता है। मैं जो 11% ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था इस मार्केट में, मोबाइल को हटा के अब मैं 14% ग्रोथ की उम्मीद कर रहा हूं। सो दिस इज गुड ग्रोथ। अब इस पूरी कैटेगरी को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेजर होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन मोबाइल फोन को इसमें नहीं गिना है, राइट? तो होम अप्लायंसेस करीबन 1.5 लाख करोड़ के भारत में बिकते हैं, जो 14% से ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे अपना स्टेक होना चाहिए। उसमें बड़ा पाई कौन सा है? तो बड़ा पाई, यस, होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में एक बड़ा पाई होम अप्लायंसेस की मेजर प्रोडक्ट है, जैसे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के हिस्से में 62,000 करोड़ का धंधा जाता है। यानी भारत में हम कह सकते हैं साल के 62,000 करोड़ के फ्रिज बिक रहे हैं, जो 15% ग्रोथ करेंगे। यानी अगर मैं फ्रिज बनाने वाली कंपनी में निवेश करूं, एक, उसका टर्नओवर अच्छा होगा, सेकंड, ग्रोथ 15% से वो करने वाली है। सो दैट्स ग्रेट। वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां कम ग्रोथ करेगी, यानी 9% का ग्रोथ, और पाई उनका 38,000 करोड़ का है। एसी की कंपनियों के हिस्से में 71,000 करोड़ जा रहे हैं, 71,000 करोड़ का पाई, और 17% का उनका ग्रोथ है। तो पास्ट ग्रोथ भी उनका बहुत अच्छा है, यानी एसी की कंपनी के ग्रोथ भी बढ़िया हुए होंगे, और आने वाले समय में और अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। यस, वोल्टास में अगर अपना निवेश है, हम वोल्टास में 17% ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि वो मेजर प्लेयर है एसी का, राइट? होम एंटरटेनमेंट, मेजर किचन एप्लायंसेस, जिसमें टीटी के प्रेस्टीज जैसी कंपनी आती है, उनके टर्नओवर कम है। क्यों? क्योंकि ये पाई छोटा है, 15,000 करोड़ का सब मिलके भारत में सामान बिकता है, और ग्रोथ भी 13% का होना है। तो दूसरों से कम है यहाँ पे एसी, और उनसे कम है, राइट? होम एंटरटेनमेंट यानी भारत में 2.25 लाख करोड़ के, जिसमें टीवी, ऑडियो, ये सब आ गया, ये प्रोडक्ट बिकते हैं, और ग्रोथ भी उनका 14% से होगा।
फिर आते हैं मोबाइल फोन। देखो जैसा मैंने बताया दोस्तों, मोबाइल फोन कितने बिकते हैं भारत में? 4.25 लाख करोड़ के, और ये 9% से ग्रो करेंगे, राइट। फिर आती है सर्विस की कंपनी, जो आपकी अप्लायंसेस जो आपने खरीदी उनको सर्विस देती है, तो उनका भी ग्रोथ 17 से 22% जैसा है। तो यस, ऐसी कंपनी जिनका अभी आईपीओ आया था, अर्बन अर्बन क्लैप वाली कंपनी, राइट, उनको ग्रोथ तो मिलेगा, वो हमको इधर से पता चलता है, राइट। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब मैं निवेश कर रहा हूं मुझे ये ध्यान रहे कि वो जो तो सेगमेंट है उसका ग्रोथ कितना होगा। अब ये सब डेटा के आधार पे मैं ये उम्मीद करूंगा वोल्टास 17% से बढ़ेगा। अगर मैं एलजी लूंगा, यस, एलजी का यहाँ पे 15% रेफ्रिजरेटर में भी स्टेक है, वॉशिंग मशीन में भी है, एसी में भी है, तो मैं एलजी से भी 12 से 13% के ग्रोथ की तो उम्मीद रखूंगा ही, कंजर्वेटिव भी, राइट। भारत में ग्रोथ ज्यादा क्यों होना है उसके पीछे कारण तो कई है। एक तो ये कारण हुआ, हमने पहले ही बताया कि इनकम सबकी बढ़ती जा रही है, तो पहले बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए भारत में हर चीज कम पेनेट्रेटेड है। जैसे मैं रेफ्रिजरेटर देखूं तो भारत में 35% रेफ्रिजरेटर अभी भी पेनेट्रेट हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है। यानी 100 में से खाली 35 मकान ऐसे हैं जिनके पास फ्रिज है। तो आजकल फ्रिज बेसिक नेसेसिटी हो गई है, पर अभी पेनेट्रेशन नहीं है। यूएस और चाइना में 80 और 99% है, मतलब चाइना में तो आप देखो हर एक घर में रेफ्रिजरेटर है, यूएस से भी ज्यादा। तो यही भारत में होगा, भारत में अगले 20 साल में देखोगे तो भारत में भी हर एक घर के पास रेफ्रिजरेटर होगा, वॉशिंग मशीन। देखो यूएस चाइना में 70 to 80% मकानों में है, भारत में खाली 22% पेनेट्रेशन, वेरी बैड। तो यहाँ पे भी पेनेट्रेशन होगा। टीवी में पेनेट्रेशन अच्छा हो गया, देखो टीवी में हम 78% पेनेट्रेटेड कह सकते हैं, पर यहाँ पे एलईडी टीवी आना चाहिए था, क्योंकि अब एलईडी टीवी होगा। पर चलो, टीवी सबके घर है 100 में से 80 मकानों में, वो भी चाइना यूएस के हम करीब है 1995 जैसा। माइक्रोवेव में बड़ा अंडर पेनिट्रेशन है, खाली 100 में से 4 मकान ऐसे हैं जिनके घर पे माइक्रोवेव है, तो ये बड़ी बुरी बात है। यानी माइक्रोवेव बहुत बिकेंगे आने वाले समय में भारत में। यूएस में 80% और चाइना में भी देखो अभी खाली 20% ही है, तो चाइना और इंडिया दोनों में इसकी बिक्री बढ़ेगी माइक्रोवेव, राइट। सो दिस इज वेरी गुड डेटा। यहाँ पे और डिटेल में है कुछ और चीजें भी जो हमने नहीं देखी, जैसे मोबाइल का तो चलो फुल पेनिट्रेशन है, भारत में 80% हाउस होल्ड ऐसे जिनके पास मोबाइल है। टेलीविजन देखा, रेफ्रिजरेटर देखा, वॉशिंग मशीन देखा, ऑडियो डिवाइसेस, एवरेज देखो, वाटर हीटर, भारत में खाली 16% मकान ऐसे जिनके घर पे हीटर लगा हुआ है, राइट। ये भी अच्छा पेनिट्रेट होगा, देखो 24% की उम्मीद है 2029 तक। सिमिलरली एसी, अब एसी जब मैं दशक पहले हम लोग वोल्टास में निवेश करते थे तब तो ये खाली 5% पेनिट्रेशन था। आज चलो बहुत खुशी हो रही है देख के कि अब एसी 13% पेनिट्रेट हो चुके हैं, और ये और डेटा बढ़ेगा 2029 तक, 19% एसी पेनिट्रेशन हो जाएंगे, राइट। वाटर प्यूरिफायर बड़ा कम मार्केट है, खाली 3% घर पे वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, चिमनी खाली 2% मकानों में लगी हुई है, वैक्यूम क्लीनर 100 में से एक मकान में है, और लेटेस्ट डिश वॉशर अभी लॉन्च हुआ है, अभी तो किसी ने खरीदे नहीं है, 100 में से एक से भी कम मकान में है। तो ये सारी प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, धंधे इस सेगमेंट के बढ़ने हैं दोस्तों। अब ये सब देखने के बाद मैं कैसे नेगेटिव रह सकता हूं कि नहीं यार धंधे नहीं बढ़ेंगे इन लोगों के, राइट। जैसे यहाँ पे होम अप्लायंस का डेटा दिया हुआ है, एक भी सबसे बड़ा पाई होम अप्लायंस में जाता है रूम एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के पास। फ्रिज में 15% ग्रोथ, रूम में एसी में 17% ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पे निवेश अपना बनता है। जैसे यहाँ पे इंडिया के रेफ्रिजरेटर का मार्केट दिया हुआ है, सेल्स वॉल्यूम 6% से बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर 6% बढ़ेंगे, लेकिन कंपनियां दाम बढ़ाती है, तो एक्चुअल आपके रेवेन्यू पे इफेक्ट दोस्तों 15% पड़ेगी। तो 15% से यस फ्रिज के मार्केट बढ़ेगा तो आपकी कंपनियों के धंधे भी बढ़ेंगे। सिमिलरली यू कैन सी फॉर वॉशिंग मशीन 5% से वॉल्यूम बढ़ेंगे पर धंधे 9% से बढ़ेंगे, 38,000 करोड़ का ये मार्केट हो जाएगा। मेजर किचन एप्लियंसेस, राइट, के वॉल्यूम 7% से बढ़ेंगे, धंधे 13% से बढ़ के करीबन 15,000 करोड़ पहुंचेंगे। और एसी का तो डोमिनेंस है ही, एसी की वॉल्यूम भी 13% से बढ़ेंगे और मार्केट 17% से बढ़ेगा। अब दोस्तों मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पे आता हूं, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बड़ा पाई तो मोबाइल फोन के पास है। यानी 7 लाख करोड़ के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में 7 लाख करोड़, 7.2 लाख करोड़ के सामने 6.7 to 8 लाख करोड़ के तो मोबाइल बिकते हैं, जो बिके हैं 3% से, आने वाले समय में 9% से बिकेंगे। दूसरा मार्केट होम एंटरटेनमेंट का है, जिसमें टीवी ऑडियो वगैरह आता है, उधर भी ग्रोथ बढ़िया मिलेगा दोस्तों, राइट। ये होम एंटरटेनमेंट मार्केट जो भी 10,000 करोड़ का, ये 18,000 करोड़ के करीब पहुंचेगा 14% ग्रोथ के साथ। दोस्तों कंप्यूटर और पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग मॉनिटर्स, जिनका मार्केट अभी 19,000 करोड़ का है, ये 12% से बढ़ के 32,000 करोड़ पहुंचेगा, राइट। तो ध्यान रखें, हमने जो दूसरे सेगमेंट में ग्रोथ देखा उतना ग्रोथ इधर नहीं है। मोबाइल फोन एज वी टॉक 9% का ग्रोथ भारत में 2029 में दोस्तों। जैसा आप जानते हो कि पहले चाइना चाइना पूरा हावी था, अब जब इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करने लगी है, जैसे सैमसंग बना रहा है, डिक्सन, एप्पल का लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो इससे हम उन पे जो आधार था वो थोड़ा कम हुआ है अभी हमारा। पर इस पे फोकस क्यों जरूरी था? क्योंकि यार हम 3 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बेचते हैं और ये 5 लाख करोड़ के बिकने वाले हैं, और सब सर्विस मार्केट 27,000 करोड़ का है, 17% से बढ़ के 52,000 करोड़ पहुंचेगा। आप इसलिए देखोगे जब आप रिलायंस में या टाटा में, क्रोम में कभी भी प्रोडक्ट लेते हो, तो वो भी आपको सर्विस का सब्सक्रिप्शन कराने के लिए बार बार आपको बोलते हैं कि भी करा लो करा लो। क्यों? वो भी जानते हैं भी धंधा इधर जबरदस्त है। और रिसेंट आईपीओ अर्बन वाला जो कंपनी है वो भी इसी सेगमेंट से हुआ। दोस्तों थोड़ा कंपनीज पे आ जाते हैं कि भाई इंडियन प्लेयर में कौन है, तो वोल्टास है, हेवल्स है, गोदरेज है, ब्लू स्टार है, जो बहुत अच्छा पेनिट्रेट होते जा रहे हैं। मैं अगर चाइनीज प्लेयर देखूं तो चाइनीज ब्रांड में है दोस्तों हायर, और ग्लोबल प्लेयर्स में एक्स चाइना, क्योंकि वैसे चाइना भी ग्लोबल हुआ पर चाइना को अलग गिन रहे हैं हम लोग,
तो ग्लोबल प्लेयर में हुए एलजी, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, फिलिप्स वगैरह वगैरह, जिनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी है दोस्तों भारत में, क्योंकि ये लोग बरसों से भारत में डोमिनेट थे। भारत बिल्कुल वीक था मैन्युफैक्चरिंग में, और हमने कभी फोकस किया नहीं इसके ऊपर, तो ये बाहर की कंपनियां सब माल बेचती जा रही है यहाँ पे। अब जब हम मेक इन इंडिया करके स्ट्रांग हो रहे हैं दोस्तों, इंडियन कंपनीज भी यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रांग होगी दोस्तों। अलग अलग कैटेगरी में अगर मैं देखूं, जैसे रेफ्रिजरेटर में एलजी का मार्केट शेयर 29.6 है, तो बाकी की जो कंपटीशन है उनसे बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटर 1 उनके करीब है, जो सैमसंग होगा। सेकंड, वॉशिंग मशीन में भी ये दोस्तों लीड करते हैं, वॉशिंग मशीन में तो ये सबसे आगे है। इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, इन्वर्टर वाले एयर कंडीशन में इनका मार्केट शेयर 19.6 है, और पैनल टेलीविजन में इनका मार्केट शेयर 26.8 है। तो बहुत सी जगहों पे दोस्तों ये लोग लीड करते हैं दोस्तों। मार्केट शेयर यूं ही नहीं मिलता है, मार्केट शेयर मिलता है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी प्रोडक्ट और आफ्टर सेल सर्विस, जिसके कारण आप अगर कंपनी को अलग अलग कंपेयर करो, तो मैं 2024 का मेरे पास सबका ज्यादातर डेटा है। जैसे एलजी ने 21,000 करोड़ का टर्नओवर 2024 में किया, तो इनसे ज्यादा सैमसंग करीबन लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, ये हमको इधर से पता चलता है। यानी एलजी से सैमसंग का धंधा 4 नहीं 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा पाई याद रखिएगा मोबाइल फोन थे, और मोबाइल में लीडर कौन है? मोबाइल में लीड करता है एप्पल और सैमसंग। तो इसी वजह से यू कैन सी हियर कि सैमसंग लाख करोड़ का टर्नओवर करता है। तो लीडर ये सेगमेंट में असल में हुआ सैमसंग। सैमसंग इज नॉट लिस्टेड, सो वी आर कंसिडरिंग एलजी एज द सेकंड लीडर ऑफ दिस सेगमेंट। तो एलजी हुआ सेकंड नंबर का कंपनी, सबसे बड़ा सैमसंग। पर यस, सैमसंग की लीडरशिप मोबाइल में है, जिसका ग्रोथ 9% से होगा। एलजी में हमको ग्रोथ ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि एलजी वो सेगमेंट में है जिधर अच्छा ग्रोथ है। दूसरा, हेवल्स 19,000 करोड़, गोदरेज 16,000 करोड़, वोल्टास 12,000, तो 10,000 करोड़ प्लस टर्नओवर करने वाली यही कंपनियां है, वोल्टास, गोदरेज, हेवल्स। राइट, तो इन सबकी कुछ कट्टर कंपटीशन हुई। बाकी सोनी भी दोस्तों बरसों से बाजार में है, 7,500 करोड़ टर्नओवर, वर्लपूल 7,000 करोड़, हायर जो चाइना की हुई 6,000 करोड़, और फिलिप्स इंडिया 6,000 करोड़। दोस्तों क्रॉस मार्जिन में लीड करती है दोस्तों गोदरेज बॉयज, जो ये अगेन लिस्टेड कंपनी नहीं है। राइट, बट यस, हेवल्स की भी बहुत अच्छी ग्रोथ मार्जिन है। एलजी के आपके लीडिंग ग्रोथ मार्जिन है। अगर मैं ईबीआईटीडीए मार्जिन देखूं, तो यहाँ पे गोदरेज का नाम नहीं आता है। यानी हो सकता है दोस्तों गोदरेज की ये क्लियर नेट प्रॉफिट नहीं है। राइट, तो एक्चुअली जब मैं ईबीआईटीडीए पे आया, तो यस, एलजी इज द लीडिंग कंपनी इन द होल सेगमेंट। वेदर आई चेक विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भी मुझे यहाँ पे यही कंपनी मिलती है। राइट, सो डेफिनेटली दोस्तों पैसा लगाना चाहिए। लीडर है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, ग्रोथ भी हमें मिलेगा। राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कोई इनके नजदीक भी नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कोई नजदीक भी नहीं है। राइट फ्रेंड, तो एलजी पे हम बिल्कुल टिक कर सकते हैं। एलजी में निवेश करें तो ये एलजी ने होम एप्लियंसेस और उनके एयर सॉल्यूशन की प्रोडक्ट बताई कि भी ये लोग क्या क्या बेचते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, डिश वॉशर, माइक्रोवेव ओवन, कंप्रेसर एंड मोटर्स। होम एंटरटेनमेंट में टेलीविजन एंड ऑडियो डिवाइसेस एंड मैनी थिंग, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स। 28 साल से दोस्तों ये लोग भारत में प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और अब भारत के कंज्यूमर का डिमांड समझ रहे हैं। दोस्तों मेक इन इंडिया ही है, क्योंकि भारत में इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हालांकि ये भी ध्यान रखिए कि जो अंदर के जो पार्ट्स आते हैं वो तो ये लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पर ओवरऑल प्रोडक्ट को ये लोग हो सके उतना यहाँ पे बना रहे हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप देख सकते हो, एक है नोएडा में, एक है पूना में। राइट, मार्केट लीडरशिप की बात हो गई दोस्तों। 33% इनका मार्केट शेयर वॉशिंग मशीन का हुआ, नंबर 1 है। रेफ्रिजरेटर में नंबर 1, पैनल टेलीविजन में नंबर 1, एंड इन्वर्टर एयर कंडीशन में नंबर 1। सो हमने इनका सेगमेंटल टर्नओवर तो देखा दोस्तों। मैंने यहाँ फेयर वैल्यू भी इनकी बनाई है, जिससे मैं उम्मीद कर सकता हूँ भी मैं क्या उम्मीद करूंगा। पहले तो ये साल का ग्रोथ अच्छा नहीं है, इसको पहले से ध्यान में रखना सारी कंपनियों का। फ्यूचर क्या दोस्तों, मैं 12% का ग्रोथ तो उम्मीद करूंगा इनका। राइट, तो 2035 में मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज की ये 24-25 हजार करोड़ टर्नओवर करने वाली कंपनी 67,000 करोड़ पहुंचेगी, और मेरा एस्टिमेट आप देख सकते हो, मैंने 12% का लिया है। सो 68,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। आज जो ये 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रॉफिट 5,000 करोड़ पार हो जाएंगे। जो 30 का ईपीएस है वो 85 का हो जाएगा। तो आज ये प्राइस पे, अभी भले ये लोग हमको 1180 कितने पे ऑफर कर रहे हैं, हाँ 1140 पे ऑफर कर रहे हैं। फेयर वैल्यू 984 इनकी मैं मानूंगा। तो ये फेयर वैल्यू से कितना दूर है? फेयर वैल्यू से 14% दूर है। तो कभी भी जब 14-15% गिरता है तो आप फेयर वैल्यू पे ले पाओगे उसको। तो लोअर लेवल पे 1000 के नीचे आता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लेने की। मैं 2500 तो इसकी फेयर वैल्यू मान के चल रहा हूँ 2035 की। राइट, और मुझे मिलेगा क्या? मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। ये इसकी एक पॉजिटिव चीज हुई। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एलजी। मुझे उम्मीद है आज जो हमने सीखा ये आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में काम लगेगा। एंड यस, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करते हो इस पूरे सेगमेंट में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.